गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एग्जाम पैटर्न ट्रू एंड फॉल्स जीएनएम फर्स्ट ईयर। देखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाई करनी है, ये एप्लीकेशन है बच्चों, इसको आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। केपी नर्सिंग ऐप, केपी नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपका ये इस पे मैसेज करना, आपका नाम, कॉलेज का नाम। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है ए नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू ए डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है? नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन की वजह से क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर होता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, केपी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जो मेरास्मस होता है वो एनर्जी लॉस की वजह से होता है, ए डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी। तो ये दोनों ही, ये मेरास्मस और क्वाशियोर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने ट्रिक बना दिए हैं। ठीक है, दूसरा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस अंता होता है, रतौंधी होती है, प्रोटीन की कमी से नहीं होती है। तो बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो ट्रू एंड फॉल्स के बारे में है, मतलब सही है या गलत है, इसको आपको इंडिकेट करना है। सॉरी, अब देखिएगा इसका राइट है, ये आंसर राइट है या गलत है? ये फॉल्स है बच्चों। तो इसको ये आप फॉल्स देखिएगा। एग्जाम के अंदर कभी भी गलती नहीं करें, बढ़िया प्रॉपर तरीके से। जैसे एक नंबर है, एक लिख लिया, उसके बाद में ऐसे कर दिया, उसके बाद में फॉल्स है तो FALSE। ठीक है, फॉल्स। या हिंदी के अंदर आपको लिखना है तो यहां पे लिखोगे असत्य, असत्य। ठीक है, तो इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें, शॉर्टकट कभी न अपनाएं। तो मैं कहूं कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी इज ए वाटर सोल्यूबल, विटामिन डी इज वाटर सोल्यूबल क्या है? अब देखिएगा कि विटामिन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहले बात करें जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के अंदर बच्चों मैंने एक ट्रिक बताया था, ADEK, ADEK, है ना, ADEK। फैट के अंदर 3 वर्ड है, 3 के बाद में क्या आएगा, 4, तो ADEK, इस प्रकार से याद रखना है। दूसरा वाटर सोल्यूबल के अंदर विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी एंड विटामिन सी, तो ये तो होते हैं वाटर सोल्यूबल। ADEK ये होता है फैट सोल्यूबल। बच्चों देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है विटामिन डी इज वाटर सोल्यूबल, नहीं, विटामिन डी क्या है, फैट सोल्यूबल है। तो इसके अंतर्गत भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स को मैं F लिख दूं, ये लिख दिया। आया समझ में? देखिएगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वीडियो ज्यादा बड़ा होता है तो उस कंडीशन में घबराना मत, क्योंकि उसके अंदर बेसिक बातें बताई हुई होती है, ताकि आपके लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, ऐसा वो नहीं है कि टिकटॉक वाला 2-3 बार डांस किया और 3 मिनट के अंदर वीडियो खत्म, नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए इज फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है?
राइट है क्या? ये राइट है गलत है? देखिए बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जितने भी विटामिन्स होते हैं मोस्टली जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर मिलते हैं। तो इसके अंदर भी विटामिन ए है, वो हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर मिलता है। ट्रू है ना? ट्रू या आप टी लिख सकते हो या आप सत्य लिख सकते हो, ठीक है ना? जैसा आपको सुविधा हो वैसे लिखना होगा। आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं। 1 PSC कवर द 5000 पॉपुलेशन। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक पीएससी होती है वो 5000 की पॉपुलेशन को कवर करती है? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये बच्चों फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स, असत्य। क्या हो गया? फॉल्स या असत्य हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ी सी बात करें कि इसके अंतर्गत बच्चों देखिएगा कि पीएससी पे पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से लेकर के 30,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी होती है, या 20 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है एक पीएससी, ठीक है? तो 5,000 पॉपुलेशन की कौन कवर करता है? सब सेंटर। कौन करता है? सब सेंटर करता है 5,000 पॉपुलेशन को कवर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 4 का फॉल्स रहेगा, असत्य रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एंटीनेटल केयर गिवन टू द मदर ड्यूरिंग द लेबर। देखिएगा इसके अंदर बच्चों ये क्वेश्चन बताया गया है, ये पूछा गया है कि एंटीनेटल केयर गिवन टू द मदर ड्यूरिंग द लेबर। देखो, एक तो लेबर के दौरान, एक यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लेबर। ड्यूरिंग लेबर मतलब के दौरान। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि केयर होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। कोई भी केयर करते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, जो जैसे मान लीजिए एक हो गया इंट्रा, एक हो गया इंट्रा, एक हो गया फ्री, एक हो गया पोस्ट। अब ये बच्चों 3 वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा थोड़ा सा मैं वो रिमोट दो मेरे को। ठीक, देखिएगा इसके अंतर्गत 3 बातें ध्यान रखनी है। जब केयर की बात आती है तो उस परिस्थिति के अंदर 3 प्रकार की केयर होती है। मान लीजिए किसी मरीज का सर्जरी करना है, जब सर्जरी हो रही है, या यहां पे बात करते हैं, यहां पे डिलीवरी की बात आई है, तो जब डिलीवरी हो रही है तो मेन जो मकसद होता है वो डिलीवरी करवाना, ठीक है ना? डिलीवरी करवाएंगे तो कहां करवाएंगे? ऑपरेशन थिएटर के अंदर। उस परिस्थिति के अंदर जब डिलीवरी हो रही है, बच्चा चाइल्ड बियर हो रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर, हेलो, बात हुई कि 4 दिन પછી લાવો અહીં क्यों કાકા वेला बात नहीं की थी, काका में बात की थी, वो बोले कि लाओ 2-3 दिन। हाँ नहीं वो कारीगर हवाला कराओ, हवाली कराओ। अभी नहीं ठा पड़ी हो, लाई जरा ठा पड़ी लायो कौन। हाँ मारे क्लास आले हैं, मैं ऊपर से बात करूं पास, ठीक है ना? ठीक। देखिएगा तो जब डिलीवरी हो रही है उस दौरान जो केयर की जाती है वो इंट्रा होती है, इंट्रा ड्यूरिंग केयर, है ना? इंट्रा या ड्यूरिंग। तो इंट्रा वर्ड आता है, उसका मतलब होता है ड्यूरिंग, या हिंदी के अंदर लिखो के दौरान, के दौरान, के दौरान। यदि मैं कहूं कि जब डिलीवरी से पहले केयर होती है
तो उस परिस्थिति के अंदर बोलेंगे प्री केयर। या डिलीवरी के बाद में बात करते हैं, बाद में होता है पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर या बाद में। अब बच्चों मैं कहूं कि प्री या एन बोल सकते हैं, प्री या एंट, प्री या एंट। तो एंटनेटल केयर वह केयर, एंटनेटल केयर वह केयर जिसमें डिलीवरी से पहले जब महिला प्रेग्नेंट होती है, कंसीव होती है, उस कंसीव होने से लेकर के जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, प्रेगनेंसी से लेकर के चाइल्ड बर्थ, जब लेबर होता है, डिलीवरी हो जाता है, उससे पहले की परिस्थिति होती है, उस दौरान में जो केयर की जाती है वो एंटीनेटल केयर होगी। जब डिलीवरी हो रही है, लेबर हो रहा है, उस परिस्थिति के अंदर दी जाने वाली केयर होती है इंटरनेटल केयर होगा। यदि मैं कहूं कि डिलीवरी हो गई है, उसके बाद में जो देखभाल की जाती है वो पोस्टनेटल केयर होगा। तो इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है एंटीनेटल केयर इज गिवन टू मदर ड्यूरिंग द लेबर। नहीं, ये तो गलत हो गया, इसको फाल्स में कन्वर्ट करोगे, ये फाल्स हो जाएगा, क्योंकि एंटीनेटल यहां ड्यूरिंग आया है, मैंने बच्चों ड्यूरिंग का लिखवाया था इंट्रानेटल केयर, तो इंटरनेटल तो नहीं है, न पोस्टनेटल है। पोस्टनेटल कब होता है? आफ्टर होता है, बाद में होता है। परंतु यहां पे क्या लिखा हुआ है? एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग द लेबर, नॉट एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होने से पहले और प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के बच्चे का जन्म होता है, उसके बीच में जो केयर दी जाती है वो होती है एंटीनेटल केयर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर ही नहीं समझना है, जितनी भी प्रकार की सर्जरी होती है, प्री, इंट्रा और पोस्ट, प्री, इंट्रा और पोस्ट, सर्जरी से पहले प्री, सर्जरी के दौरान इंट्रा और सर्जरी के बाद पोस्ट, इसका ध्यान रखना है। तो इसका क्या लिखूं मैं, बताओ? फास्ट लिख देता हूं। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। नहीं, ये क्या होगा बच्चों? ये फॉल्स होगा। अब एनोफिलीज मॉस्किटो, इसके अंदर किसके द्वारा, ये कौन सी बीमारी को स्प्रेड करता है? मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट टू पर्सन, देन द कॉज ऑफ द मलेरिया, मलेरिया हो जाता है। परंतु मैं कहूं कि डेंगू फीवर के अंदर एडिस एग्यूप्टाई, एडिस एग्यूप्टाई, एडिस एग्यूप्टाई मॉस्किटो बाइट होता है, उसकी वजह से क्या होगा? डेंगू फीवर होगा। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है बच्चों? तो इसके अंदर क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इज नोन एज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक कंडीशन नहीं, मैंने आपको बताया था स्पोरेडिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर, एक शॉर्ट इंटरवल के अंदर होने वाली, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर होने वाली डिजीज होती है, स्पोरेडिकल कंडीशन बोलते हैं। शॉर्ट टाइम, शॉर्ट इंटरवल के अंदर होने वाला इन्फेक्शन। परंतु यहां पे लिखा हुआ है कंट्री टू कंट्री एपिडेमिक, मतलब महामारी। ये कंडीशन तो पेंडेमिक कंडीशन हो गई, ये तो पूरे संसार के अंदर है, एक देश से दूसरे देश के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है, एक देश से दूसरे देश के अंदर होने वाली महामारी है। तो इसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे। इस प्रकार से मैं कहूं कि ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लिखो बच्चों फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, a solid that settled down by gravity in the primary sedimentation tank of sewage disposal is the known as
effluent, solid that settle down by the gravity in the primary sedimentation tank of sewage disposal is known as the fluent. effluent नहीं, इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया. विटामिन ए इज फाउंड इन वेजिटेबल नॉन एज द कैरोटीन. सही है. विटामिन ए इज फाउंड इन वेजिटेबल, ये तो जरूरी है, सही है. अब विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल. और रेटिनॉल के अंदर क्या होता है? कैरोटीन होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का ट्रू है. हाँ जी. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. स्टार्च इज रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द लिवर. स्टार्च इज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द लिवर. क्या होगा? फॉल्स. एंटीबॉडी इज ए सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन. क्या होगा? ये भी फॉल्स होगा. इसका मतलब बच्चों आप समझे क्या लिखा हुआ है? एंटीबॉडी इज ए सबस्टेंस. एंटीबॉडी एक सबस्टेंस है, एक पदार्थ है, दैट जो कि स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन. जो एंटीबॉडी स्टिमुलेशन होने पर फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन, एक एंटीजन का फॉर्मेशन करता है? नहीं. अरे बच्चों, ये दो वर्ड है, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी. हमेशा ध्यान रखना है, दो वर्ड का ध्यान रखना है. एक में इम्यूनिटी की डेफिनेशन बताऊं आपको कि जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है उसको एंटीजन बोलते हैं. एक एलर्जन कंडीशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करना, कोई एंटीजन है. अब वो जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी होती है. एंटीजन जैसे ही एंट्री हुई, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, खड़ी होगी, मतलब किसका फॉर्मेशन होगा? बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा. जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उसके विपरीत किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है. यदि एंटीबॉडी मजबूत है एंटीजन की तुलना में, तो उस आने वाले एंटीजन एलर्जन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपन स्वस्थ रहेंगे. यदि वीक है तो वो क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा. तो मैं कहूं बच्चों, एंटीजन होता है वो एंट्री इन द बॉडी, एंट्री इन द बॉडी एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या एक एंटीजन एक एलर्जन कंडीशन है, एलर्जन पार्ट्स है. जब वो एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री होता है तो बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं. एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन. और इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है. और ये बॉडी के अंदर क्या काम करता है? डिस्ट्रॉय टू एलर्जन कंडीशन, डिस्ट्रॉय टू एंटीजन. तो इसके अंदर क्या है? एंटीबॉडी इज ए सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन. नहीं, मैं कहूं कि इसका ये विपरीत उल्टा हो गया है. एन एंटीजन, जब बॉडी के अंदर एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है. ये उल्टा है, यहां पे एंटीजन होता, यहां पे एंटीबॉडी होता. सही होता फॉल्स लिखते, ट्रू लिखते, परंतु यहां पे अभी क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे. ये इसके अंदर फॉल्स लिखिएगा बच्चों. आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं. A disease that transmitted through the direct contact is called contagious disease. हाँ, कंटाजियस डिजीज होता है जो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है. ये ट्रू हो गया.
वन सब सेंटर लुक 3 to 5,000 पॉपुलेशन। यस, सब सेंटर पे, पीएससी पे और सीएससी पे, ये तीनों के अंदर आपको पॉपुलेशन, बेड कैपेसिटी और उसके बाद में स्टाफ, ये ध्यान रखना है तीनों के बारे में। कितना कितना होता है मैंने कई बार बताया हुआ है। तो इसका बच्चों 13 का क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, होम विजिट शुड बी प्लान्ड एंड पर्पजफुल। हां, मैंने आपको बताया था कि होम विजिट घर घर जाकर के दरवाजा खटखटाना, जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर उन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या रिक्वायरमेंट है, उनका फाइंड आउट करना और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट करना, ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से जब ये होम विजिट होते हैं, गृह मुलाकात होता है, घर घर जाते हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर पहले गांव वालों को बता देते हैं कि हम कल आएंगे, या जाकर के डायरेक्ट बैठ जाएंगे? नहीं। तो ये क्या होती है? एक प्लान होती है। दूसरा, क्यों जा रहे हो? चाय पीने नहीं जा रहे हैं, एक उसका पर्पज होता है, उसका मकसद होता है, इसलिए जाते हैं। तो पर्पज फुल और प्लान होती है। ये सही है। ये क्या है? ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस। बच्चों आईसीडीएस है, ठीक है ना, ये एस हट गया है। इज इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम नहीं। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? आईसीडीएस 1975। 1975 के अंदर आईसीडीएस आया था। अब देखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, ये फुल फॉर्म है। यहां पे आईसीडी और एस हट गया है, ठीक है ना, इंडियन चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम नॉट। इसके ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ए हेल्थ इंडिकेटर। हां, जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, संख्या की होती है कि कितना बर्थ रेट हुआ, कितना डेथ रेट हुआ, इसके अंदर भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूनेंटल मोर्टेलिटी रेट, ये सारे के सारे क्या है? हेल्थ इंडिकेटर है। इनका फाइंड आउट, इनको देखने से ये मालूम होता है, ये प्रतीत होता है कि इस प्रकार की बीमारी है, इतने इतने लोग मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं। तो ये क्या है? एक हेल्थ इंडिकेटर के अंदर आता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिटॉट स्पॉट्स इज ए काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये फॉल्स है बच्चों। अब बिटॉट स्पॉट होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लैडनेस होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, बिटॉट स्पॉट्स कंडीशन होती है। तो ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बच्चों। इसलिए ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ए मिल्क इज द कंप्लीट फूड। यस, ट्रू। इसके अंदर सारे सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ये जरूरी है। आपने देखा होगा, यदि कोई पर्सन डेली मिल्क का यूज करता है तो उसके अंदर होने बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड्स। उसके बाद में बात करते हैं,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। अरे बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस बोलो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। YouTube पे ओनली डेमो क्लास रहता है। यदि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरा ऐप है, उस पर आप उसको डाउनलोड करें और कुछ पेमेंट करना होगा और उसके बाद में आप सिस्टमेटिक घर बैठे जीएनएम का कोर्स करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ऐप का नाम है, केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। प्ले स्टोर में जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहां पे आपको खाली दिखेगा। जब मैं बेस आईडी कोड नंबर दूंगा तब उसके अंदर सब भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 ये बता रहा है इन केस ऑफ द इपीस्टेक्सिस, इन केस ऑफ द इपीस्टेक्सिस। इपीस्टेक्सिस का दूसरा नाम मैं बता दूं, नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग और नोज ब्लीडिंग का मतलब होता है नाक से खून का बहना। तो इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ए माइनर एलिमेंट्स होते हैं, जो लघु विकार होते हैं, उसको एक नर्स ठीक कर सकती है कम्युनिटी के अंदर कहीं या कहीं पे भी, या फर्स्ट एड दिया जा सकता है। डॉक्टर की अनुपस्थिति के अंदर किए जाने वाला कार्य होता है जो उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो उनकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ टू ट्रीट द पेशेंट इन द अब्सेंट ऑफ द डॉक्टर। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग ऑर्डर। इज द मेक द पेशेंट सिट इरेक्ट। क्या लिखा हुआ है? मेक द पेशेंट सिट इरेक्ट विथ हेड बेंड फॉरवर्डेड। क्या है? इसका मतलब है कि मरीज को बिठा देना है, नोज ब्लीडिंग होता है उस कंडीशन के अंदर, और उसके बाद में हेड को क्या करना है? फॉरवर्डेड करना है, आगे की तरफ झुका देना है। ये सही है, ये बच्चों ट्रू है, ये बच्चों ट्रू है। अब क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ, बहुत सारे लोग गांवों के अंदर जैसे नाक ब्लीडिंग होता है ऐसे करने के लिए बोलते हैं, अरे नाक ऊपर कर, नाक ऊपर कर बबुआ। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि नोज के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है और जैसे ही अपन ऐसे करेंगे तो यहां पे गले में जाएगा और गले से जाएगा पेट के अंदर, यही होगा। परंतु नाक से ब्लीडिंग तो बंद नहीं हुआ। अब यहां से जाएगा गले के अंदर, गले में होकर के फिर पेट में जाएगा और एक एबनॉर्मल सेंसेशन आएगा, एक इररिलेवेंट वहां पे सेंसेशन होगा और वॉमिटिंग होने की चांसेस रहेगा, जिसकी वजह से पूरा खाना पेट से बाहर निकलने की संभावना रख सकता है। उस परिस्थिति के अंदर यदि ध्यान नहीं रखा तो एस्पिरेट होने की संभावना हो सकता है, लंग्स के अंदर जाने की संभावना रहती है। यह तो गलत प्रोसीजर हो गया। दूसरी है कि उस कंडीशन में वॉमिटिंग होगा तो प्रेशर पड़ेगा और कैपिलरी से और ब्लीडिंग निकलने के चांसेस रहेंगे। तो क्या करना होगा? जब नोज ब्लीडिंग होती है बच्चों, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत सबसे पहले मरीज को बिठा देना है। पिंच द नोज स्लाइटली वाया द जेंटली, पिंच द नोज ए थंब एंड फिंगर, ऐसे कर दिया। पेशेंट को फॉरहेड करना है ना, फॉरवर्डेड, आगे की तरफ झुका के रखना है। अब ऐसे करने से क्या होगा? पिंच करने से, पिंच होने से क्या होगा? कैपिलरी से ब्लड निकल रहा है वो रुक जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा कि वो ब्लड जो आ रहा है वो अंदर नहीं जाएगा, पेट के अंदर नहीं जाएगा, ताकि उल्टियां नहीं होगी। और उसके बाद में वेट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक वेट कर लेना है। उस कंडीशन के अंदर नोज को बंद कर दिया है तो माउथ को खोल करके बोलना है मरीज को कि आप माउथ से रेस्पिरेशन लो। ये कंडीशन क्या होता है? तो ये क्या हो गया? हेड बेंड फॉरवर्डेड, सही है। आया समझ में? ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि ये बोल देता कि नहीं इस प्रकार से बैकवर्ड करना है तब गलत हो जाता।
दूसरा बात करें, कई ऐसे फर्स्ट एड होते हैं, प्राथमिक उपचार होते हैं, मैं आपको सारे के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे दौरा आता है, मिर्गी आता है, स्नेक बाइट हो जाता है, ड्राउनिंग कंडीशन होता है, मरीज पानी के अंदर डूब जाता है, एपिलेप्सिस होता है, हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या फर्स्ट एड करेंगे? डॉग बाइट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक क्या फर्स्ट एड किया जाएगा? उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसका एक डब्ल्यूएचओ का नियम के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए स्नेक बाइट हुआ, उसको तुरंत पकड़ करके ब्लीडिंग हो रही है, बांध करके लेके सीधा सदर हॉस्पिटल से ऐसा पहुंच गए, नहीं। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है, उस मरीज की जान बचाई जा सकती है प्रॉपर रूप से। कई ऐसी कंडीशन होती है, कई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है ऐसी परिस्थिति करने से। तो उसके बारे में भी सारा आपका मटेरियल ऐप के अंदर मिलेगा, देखिएगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर राइट है वो क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है एपिलेप्सी के अंदर अब नोज ब्लीडिंग कैसे बंद होगी, किस परिस्थिति के अंदर कहां जाना होगा, क्या करना होगा, क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, सारी बातें अपन उस टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3000 से 5000 की पॉपुलेशन की देखभाल करता है। क्या लिखा हुआ है? पीएससी लिखा हुआ है। पीएससी भी कितना? एक पीएससी 3000 से 5000 पॉपुलेशन नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, असत्य हो गया बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है मैं बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, और रिवाइज कराऊंगा तो इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, और आपको याद कभी नहीं करना है क्योंकि आपको परसेंटेज नहीं बनाना। अब देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ए पोस्टनेटल केयर इज द केयर गिवन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 वर्ड होते हैं, एक प्री होता है, एक इंट्रा होता है, एक पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये तो प्रेगनेंसी के बाद में होता है, या ड्यूरिंग नहीं होगा, यहां पे आफ्टर होना चाहिए, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फोमाइट्स आर द फूड फूड्स कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्शियस डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट। इसका फॉल्स होगा बच्चों। फोमाइट्स आर ए फूड नहीं, कंटामिनेटेड। फोमाइट्स आर फूड कंटामिनेट्स, फोमाइट्स आर फूड कंटामिनेटेड। क्या फोमाइट्स का मतलब होता है कि जो भोजन होता है वो दूषित भोजन को बोलते हैं, जिसकी वजह से मरीज को, और इन्फेक्शियस डिस्चार्ज फ्रॉम ए पेशेंट, जो संक्रमण मरीज से होता है। देखो नहीं, फोमाइट्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसका बच्चों फॉल्स लिखिएगा, इसको लिखिए फॉल्स। फोमाइट्स आर ए सबस्टेंस, एक पदार्थ होता है। फोमाइट्स उस परिस्थिति के अंदर कहेंगे जब मरीज एक रूम के अंदर है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना। मरीज आया, कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना रहा तो उसको आइसोलेट किया। जब आइसोलेट किया तो उस परिस्थिति में एक रूम दिया गया, उस रूम के अंदर तजूरी, उस कंडीशन के अंदर टेबल, उस परिस्थिति के अंदर बेड, जो बाथरूम के अंदर यूज होने वाले सॉप, बाल्टी, मग, उसके बाद में जो भी फर्नीचर रूम के अंदर था वो सबको टच करता है, जरूरी होती है, ये नेसेसरी है, उसको इसलिए रखा हुआ है। अब वो जो पार्टिकल है, जो आर्टिकल है, फर्नीचर है, बेडशीट है, वो सारे
कंटामिनेटेड हो गए, वो संक्रमित हो गए, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया या मरीज तो ऊपर चला गया या डिस्चार्ज हो गया, उस परिस्थिति के अंदर वो उस रूम को स्टेरिलाइजेशन नहीं किया, उसको विसंक्रमित नहीं किया गया, ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा मरीज आकर के नया मरीज भर्ती होता है तो उसको बीमारी हो जाता है। इस कंडीशन को फोमाइट्स कहते हैं। फोमाइट्स वह कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज को इनडायरेक्ट क्या होता है, इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है, मरीज के द्वारा यूज किए गए सामग्री के द्वारा, इन्फेक्टेड सामग्री के द्वारा जो इंफेक्शन होता है उसको फोमाइट्स बोलते हैं, कंटामिनेटेड वाटर नहीं। आया समझ में बच्चों? और फोमाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके अंदर क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद में बात करते हैं ए यूज ऑफ सोर्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन द बिल्डिंग कैन प्रिवेंट नॉइस ट्रांसमिशन। हां, भवनों में शोर अवशोषण पदार्थ का प्रयोग कर शोर प्रसारण को रोका जा सकता है। यस, ये आजकल बहुत हो गया। ट्रू। ए कंटिन्यूस एक्सपोज टू लाउड नॉइज, यदि लगातार ज्यादा शोर होता है, ज्यादा आवाज आती है, कैन कॉज परमानेंट डीपनेस। हां, हो सकता है। ये ट्रू है बच्चों, ये सत्य है। मैं कहूं कि बार बार रेल का डिब्बा बजता रहे, कानों के पर्दे फट जाएंगे, जरूरी है? ज्यादा हो हल्ला होता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर बार बार नॉइज होगी, लाउडली होगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर बहरा होने की संभावना रहता है। यही बोला जा रहा है, परमानेंट डीपनेस, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। इसका आंसर ये सही होगा। हेल्थ एजुकेशन स्टिमुलेट प्राइमरी डिजायर इन ए पर्सन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? हेल्थ एजुकेशन होती है वो एक प्राइमेटिव डिजायर इन ए पर्सन। हां, पुरानी इच्छाओं को उद्दीपित करता है। ये क्या हो गया? ट्रू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। वापिस क्वेश्चन आया है तो क्या कर ले, अरे राम, तो इसके ये क्या हो गया बच्चों? हां, ये हो गया फॉल्स। सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन ए कैरोटीन के रूप में जाना जाता है। हां, ट्रू। गांवों के लिए द सुटेबल लेट्रिन, कहां के लिए? गांवों के लिए। वाटर सील ड्रेनेज या वाटर सील लेट्रिन। यस, ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। बच्चों लिखा हुआ है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज पॉपुलर नॉन एज ए भोर कमिटी। मैंने आपको बताया था, यहां पे बच्चों आया है भोर कमिटी, BCD। ये मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक। अब देखिएगा, इंडिया के अंदर वेरियस टाइप की कमिटीज का गठन किया गया, कमिटीज आई, सर्वे किया गया, उनके अलग अलग रिकमेंडेशन थे कि इस प्रकार से करने से ये कंडीशन होगी, इसमें हेल्थ प्रमोट होगा, हेल्थ की उन्नति होगी, हेल्थ लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ये करना होगा। अलग अलग कमिटीज का अलग अलग रिकमेंडेशन थे, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी, चड्डा कमेटी, बजाज कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बजाज कमेटी, बहुत सारी कमेटियां आई। इसने यह बताया है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये भोर कमेटी का अदर नेम है, अदर नेम। इस भोर कमेटी का काम था हेल्थ सर्वे, हेल्थ के अंदर सर्वे करना,
एंड हेल्थ के अंदर डेवलपमेंट करना, ये भोर कमेटी का मेन मकसद था। भोर कमेटी कम इन द इंडिया 1943। 1943 के अंदर भोर कमेटी आई थी और रिपोर्ट सबमिट की थी 1946 के अंदर। इस प्रकार से मैं कहूं कि भोर कमेटी कम इन द इंडिया 1943 एंड सबमिट द रिपोर्ट इन 1946। 1943 से लेकर के 1946 तक भोर कमेटी रही। इस 3 साल के अंदर इनके वेरियस टाइप के हेल्थ के इंडिया के अंदर कम्युनिटी के अंदर विभिन्न प्रकार के सर्वे किया और हेल्थ के अंदर क्या कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए अपने रिकमेंडेशन रखे। मैं इंडिया की जो कमिटीज है उसके बारे में एक यूट्यूब पे अलग से वीडियो बना हुआ है और दूसरा अभी लेटेस्ट में बनाऊंगा तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, एप्लीकेशन के अंदर इसका पूरा लोड है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। भोर कमेटी कब आई? भोर कमेटी 1943 के अंदर आई। भोर कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है, बी का मतलब होता है भोर और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, क्योंकि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, बी के बाद में क्या आता है बच्चों? सी, और सी के बाद में क्या आएगा? डी, बी सी डी। अब इसके बारे में बात करूं कि मैंने ये क्यों ट्रिक बनाया, क्योंकि एक कमेटी है, कौन सी कमेटी? मुदालियर कमेटी। एक कमेटी है मुदालियर कमेटी जिसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी है? मुदालियर कमेटी। ठीक है, देखिएगा, क्या बताया मैंने? कट रहा है क्या? बताते नहीं है। अब देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ था, मैंने बीसीडी क्यों बोला? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसको बोलते हैं? मुदालियर कमेटी को। मुदालियर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। ये आई थी 1959 से लेकर के 1962। अब मुदालियर के अंदर ट्रिक बनाइएगा, एमपी। मुदालियर को लिख दिया एम और पी का मतलब प्लानिंग। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसको बोलेंगे? मुदालियर कमेटी को। और भोर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसलिए मैंने ट्रिक बनाया था बीसीडी। फर्क इतना ही है, उसके अंदर डेवलपमेंट है, इसमें प्लानिंग है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर या तो मुदालियर आएगा या मुखर्जी आएगा, सॉरी, या तो मुदालियर आएगा या भोर कमेटी आएगा। इसलिए ये जरूरी है, एग्जाम के अंदर
जब कॉमन होते हैं ना, हल्का सा फर्क होता है ना, वो एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन दे देगा, परंतु आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं कहूं कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलेगा तो BCD, डी मतलब डेवलपमेंट, बी का मतलब वोर कमेटी आएगा। दूसरी बात करते हैं कि प्लानिंग कमेटी, मैंने लिखा दिया MP, M का मतलब होता है मुदालियर, P का मतलब होता है प्लानिंग। कौन सा प्लानिंग? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। उसके बाद में दूसरे याद रखना, सन वोर कमेटी आई थी 1943 से लेकर के 1946, और मुदालियर कमेटी आया था 1959 टू 1962। ये इतनी बातें याद रखना बच्चों। उसके बाद में सारा डिटेल तो कमिटीज के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। यस, ये ट्रू है बच्चों। मैंने आपको बताया था, जब भी आप विटामिन का नाम आता है तो कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या केमिकल नाम है, कितने उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, इसको रट लो। ये इंप्रूवमेंट करवाएगा, परसेंटेज को गलत नहीं करना है। वन सब सेंटर कवर 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन नहीं, फॉल्स। होम विजिट शुड बी प्लान्ड एंड पर्पजफुल, यस, ट्रू। उसके बाद में बात करते हैं, पर्टुसिस इज अदरवाइज नोन एज वुफिंग कफ। क्या बोलते हैं? पर्टुसिस को वुफिंग कफ से नाम से जाना जाता है। इसको ट्रू के रूप में जानेंगे। क्या है पर्टुसिस? किसको बोलेंगे? वुफिंग कफ। इसका केजुटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पर्टुसिस, वुफिंग कफ। अब देखिएगा, जिसको बोलते हैं कुकर खांसी, होफ टाइप की खांसी आती है, मरीज बोला इस प्रकार से खांसी करते टाइम में बोलेगा, एक होफ साउंड आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्चाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मिजल्स। नहीं, ऑर्चाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मिजल्स, नॉट, मतलब फॉल्स है। तो किसकी कॉम्प्लिकेशन है? मम्स का कॉम्प्लिकेशन है ऑर्चाइटिस। अब बात करें क्या होता है ऑर्चाइटिस। बच्चों, जिस वर्ड के पीछे ITIS लगा रहता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। टेस्टिकल्स या टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑर्चाइटिस कहलाता है। ए इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस किसको बोलेंगे? वृषण को। अब उस वृषण के अंदर पानी भर जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, ऑर्चाइटिस कंडीशन बोलते हैं, ए इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। और ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है, ये मम्स की होती है, और मिजल्स का नहीं। मिजल्स के अंदर क्या होता है? ए कॉफ लाइक स्पॉट्स। तो ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार के अंदर डाल दे। ए केजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिप्थीरिया इज ए साल्मोनेला। नहीं, एक केजुटिव ऑर्गेनिज्म एक कारक है डिप्थीरिया का, साल्मोनेला नहीं। ये क्या हो गया बच्चों? ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब बताएं, डिप्थीरिया का केजुटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कॉर्नेबैक्टीरिया डिप्थेरियाई है ना, लिख लीजिएगा। डिप्थीरिया का
बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई, ये डिप्थीरिया का कैजुटिव ऑर्गेनिज्म है। और जब साल्मोनेला है वो किसका है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का। टाइफाइड का जो कैजुटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। डिप्थीरिया का है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है। और व्हूपिंग कफ का है पर्टुसिस। इस प्रकार से बच्चों याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरी बात, एक शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है बच्चों एग्जाम के दौरान। एक बार दो बार पढ़ ले, क्योंकि इतना बड़ा लंबा पेपर भी नहीं होगा जो आपके पास में टाइम नहीं बचेगा, बहुत टाइम रहेगा। 3 घंटे के अंदर 75 मार्क्स के करने, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे आराम से। नेक्स्ट देखिएगा, फैमिली वेलफेयर मीन्स फैमिली प्लानिंग। हां, मैंने आपको बताया था कि फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता था, फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या है, परिवार कल्याण का मतलब है परिवार नियोजन। हां, ये मैंने इसके अंदर अलग अलग प्रकार का एक्सप्लेन किया था। यदि आप मेरी वीडियो प्रॉपर रूप से हमेशा देखते हैं, और हमेशा यूट्यूब पे आएगा, यदि आप देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, या आपको क्लास ज्वाइन की है तो आपको मालूम होगा, सारा ऐप के अंदर पूरा डिटेल के साथ में दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये हो गया ट्रू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, आरसीएस एंड सीएसएसएम आर द पार्ट ऑफ द एमसीएस। यस, ये ट्रू है। अब ये ट्रू है, परंतु इसके अंतर्गत बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। आरसीएस फुल फॉर्म आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। सीएसएसएम चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। उसके बाद में एमसीएस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये तीनों ही रिलेटेड है मदर और इन्फेंट के बारे में। तो इस प्रकार से आरसीएस कब आया था? 1997 के अंदर फर्स्ट फेज आई थी, और 2005 आया था वो सेकेंड फेज आई थी आरसीएस की, ठीक है। ये बात बच्चों, आपको इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इन तीनों की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? एब्रीविएशन, शॉर्ट कट में लिखा हुआ है और उसको पूरा लिखना होता है, एब्रीविएशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कहां गया, द डिजीज एंड इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम टू वर्टेब्रेट्स इज नोन एज जूनोसिस। या जूनोसिस वह कंडीशन जिसके अंतर्गत एक एनिमल से एनिमल्स टू मैन के अंदर होने वाली डिजीज। देखो यहां पे लिखा हुआ है वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स का मतलब होता है जीव जानवर, जीव जंतु, ठीक है। तो द डिजीज एंड इन्फेक्शन, एक बीमारी या इन्फेक्शन, ट्रांसमिटेड मतलब होता है मैन, देखो क्या लिखा, टू मैन के अंदर, कहां से? फ्रॉम वर्टेब्रेट्स, एनिमल से। तो मैं कहूं कि एनिमल से मैन के अंदर ट्रांसमिट होने वाला कोई भी इंफेक्शन हो या कोई डिजीज हो, जूनोसिस कंडीशन कहलाता है। हां, हमेशा ध्यान रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जूनोसिस जैसे ही वर्ड आता है तो उस परिस्थिति के अंदर याद रखना है कि एनिमल टू मैन के अंदर होने वाला इंफेक्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्ली काटने की वजह से, डॉग काटने की वजह से,
ये सारे क्या है, ये जानवर है, जीव जंतु है, उसकी वजह से डॉग बाइट होने की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अल्मा अता ब्रिटेन में आयोजित किया गया था? नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या है बच्चों? अल्मा अट्टा 1978 इन इंडिया, 1978 अल्मा अट्टा, ये ध्यान रखना, अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया 1978। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 50 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 40 नंबर का। मदर एंड चिल्ड्रन कंप्राइज अबाउट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये मैंने एमसीएस केयर के अंदर बताया था कि एमसीएस केयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा इंडिया के अंदर जो मदर और इन्फेंट है 65% पॉपुलेशन को कवर करती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एमसीएस केयर प्रॉपर रूप से दिया जाए तो होने वाली बीमारियां रोका जा सकता है, हेल्थ को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इस कंडीशन के अंदर एमसीएस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो 65% पॉपुलेशन को कवर करती है, ये सही है, ये ट्रू है। अरे बच्चों मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो कमेंट्स के अंदर लिख के बताएं ताकि मेरे को मालूम पड़े कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ द क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स। हां, अरे बच्चों ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्युमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो कोई भी काम करते हैं उस परिस्थिति के अंदर एक कार्ड बनता है, एक रजिस्टर खुलता है, जिसके अंतर्गत एक एंट्री होने के बाद में नेक्स्ट एंट्री होती है, एंट्री होती जाती है, उसका रिकॉर्ड एक जगह पे सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से मैं कहूं कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंतर्गत उस पर्सन की, उस व्यक्ति की, उस मरीज की एंट्री, एक पूरा साल का रिकॉर्ड, कितनी बार हॉस्पिटल के अंदर आया, क्या क्या इलाज करवाया, सारा प्रक्रिया, किन किन डॉक्टर को दिखाया, कब आया कब गया, सारा एक ही जगह पे सुरक्षित रहता है, एक ही पेज के अंदर रहेगा, एक ही रिकॉर्ड के अंदर रहेगा, एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर रहता है। इस प्रकार का होने वाला रिकॉर्ड, यदि मैं कहूं कि हॉस्पिटल के अंदर है तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रहेगा, फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो फैक्ट्री का रिकॉर्ड रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि क्युमुलेटिव रिकॉर्ड हॉस्पिटल में बनता है, सभी जगह जो भी कार्यालय होंगे, रेलवे स्टेशन पे होंगे तो रेलवे स्टेशन के स्टाफ लोगों का होगा। इस प्रकार से क्युमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर एक बार एंट्री हो गई है तो उसके बाद में नेक्स्ट एंट्रीज होती है, वो सब उसके बाद में लिखते लिखते जाते हैं। इस प्रकार का होने वाला रिकॉर्ड होता है, उसको क्युमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। और क्युमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर आपने देखा होगा जब महिला कंसीव होती है या जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो एक इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है। उस इम्यूनाइजेशन कार्ड के अंदर कब टीका पड़ा, टिक मारो, बीसीजी का दे दिया, हेपेटाइटिस दे दिया, ओपीवी दे दिया, उसके बाद में दूसरे महीने आया, तीसरे महीने आया, उस इम्यूनाइजेशन कार्ड के अंदर सब लिखते जाते हैं। अरे बच्चों लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं तो उसको यस करो, ट्रू करो। नेक्स्ट बात करते हैं, ए असेसमेंट ऑफ ग्रोथ नोन एज द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री वह कंडीशन जिसके अंतर्गत बच्चे का एक ग्रोथ चार्ट को देखा जाता है, एक हेल्थ को इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तो असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ इज नोन एज द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री। इट इज द ट्रू। ये क्या है बच्चों? ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक इस क्वेश्चन को 43 का राइट करें।
राइट या रॉन्ग करें, क्या है? देखिएगा बच्चों कौन क्या बोल रहा है। कितना टाइम हो गया? अच्छा 1 घंटा हो गया। 50 क्वेश्चन इसके अंदर करवाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ए एंटीजन इज ए सब्सटेंस, एक एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है विच स्टिमुलेट होता है द बॉडी के अंदर टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। सही बोला, ये ट्रू होगा बच्चों। मैंने बोला था कि एंटीजन वह सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उस एंट्री करने की वजह से बॉडी के अंदर क्या स्टिमुलेट होता है या किसका फॉर्मेशन होता है? इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो एंटीजन इज ए सब्सटेंस, हाँ एक पदार्थ है विच जो स्टिमुलेट होता है टू द बॉडी, है ना। बॉडी के अंदर एंटीजन स्टिमुलेट होता है, मतलब क्या हुआ, एंटीजन बॉडी के अंदर आया और जिसकी वजह से प्रोड्यूस उत्पन्न होता है एंटीबॉडीज का, है ना, या उत्पन्न होता है या फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है किसका? एंटीबॉडीज का। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आंवला इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। नहीं, तो किसका है? ये बच्चों क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसको क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आंवला तो होता है विटामिन सी का, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इधर इधर बेटा, इधर बेटा दिखाता हूं। बच्चा बर्थडे से आया है, अरे बेटा ले बोल बोल, वहां पे बोलो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। हो गया? ले जाओ जाओ, अब नहीं, चलो इसको भी दिखाना। ला बेटा दिखाओ, देखो बर्थडे आया, लेकर बाय बाय करो, बाय बाय करो, वहां बाय करो, बोलो हाँ, जाओ जाओ जाओ। अब देखिएगा, आंवला इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। नहीं, इट इज द रॉन्ग, है ना, ये फॉल्स है। हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आंवला है वो गुड सोर्स ऑफ किसका है? विटामिन सी का। किसका है बच्चों? विटामिन सी का क्या है? गुड सोर्स। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद में बात करते हैं ए टिटनस के बीजाणु। ए स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऑफ द टिटनस, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऑफ द टिटनस कैन द डिस्ट्रॉय बाय बॉइलिंग। बच्चों पहले तो मैं कहूं कि इसको वीवीआई के अंदर डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट के अंदर डालो, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कितना भी प्रकार के कोई भी डिसइंफेक्टेंट देते हैं उसकी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये जानते हैं आप, ये सब जानते हैं। ये सही है कि नहीं है? ये सही है। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इज ए कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिटनस। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या है? एक स्पोर, मतलब बीजाणु है। बीजाणु का मतलब होता है कि एक कवरिंग लेयर होती है। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है? एक कवरिंग लेयर हो गई है। तो ये क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है, एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इसके अंदर एक बीजाणु है, एक कवर कर लेता है और उसके अंदर बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वो सुरक्षित है। उसके ऊपर भले कितना ही ट्रक चला लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी उबाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, भले कहीं पे भी मिट्टी में घूमेगा।
परंतु ऐसी परिस्थिति के अंदर ये स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑटोक्लेव की, जिसके अंतर्गत ऑटोक्लेव एक इस प्रकार का स्टेरिलाइजेशन है जिसके अंतर्गत स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया, या मैं कहूं कि ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय दिस मेथड, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो, पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन मेथड के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये बताया है कि बॉइलिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है टिटनेस वाला जो स्पोर फॉर्म वाला बैक्टीरिया है? बिल्कुल नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑटोक्लेव के अंदर बच्चों बॉइलिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अब मैं कहूं कि जो ऑटोक्लेव का बात कर रहा हूं उस कंडीशन के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में 15 IBS इंच स्क्वायर, ये क्या तो होता है? प्रेशर होता है, और 20 से 30 मिनट ये टाइम ड्यूरेशन होता है। इस प्रकार से इतनी प्रक्रिया के ऊपर इतनी स्टेप के अकॉर्डिंग रखने की वजह से स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया समेत मर जाएगा। तो इसके अंतर्गत बच्चों क्या हुआ? ये क्वेश्चन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मा अट्टा सम्मेलन 1978 में हुआ था। हां, इन इंडिया के अंदर अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस, ये ट्रू हो गया। स्वास्थ्य सबके लिए 2005 था? नहीं, 2000 तक था। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हां, ये ट्रू है। अब बच्चों अब देखिएगा, अब मैं कहूं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल एजेंसी है। अब जब बच्चों WHO आ गया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर उसका फुल फॉर्म याद रखना है। उस कंडीशन के अंदर वो उसका हेड क्वार्टर है, उसको याद रखना है। उस कंडीशन के अंदर उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये सारे याद रखना है। और मैं कहूं कि कम्युनिटी के अंदर 5 नंबर का समरी के रूप में WHO का क्वेश्चन आएगा, नहीं आता है हर साल। इस प्रकार से ये इसको भी किस में डाल दें? VVI में डालें, ताकि 5 नंबर ऊपर वाले जेब में रहे। उसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आधार भोर कमेटी है। बताइए, 49 के बारे में बताया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आधार भोर कमेटी है। हां, भोर कमेटी ने यह बताया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। ऐसे लोग जो दूर दराज में रहते हैं वो वहां पे बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, ऐसी कंडीशन के अंदर PSC खोलना जरूरी है, नेसेसरी है, जो उसमें 20 से 30 हजार की पॉपुलेशन कवर करेगी। तो इस प्रकार से ये भोर कमेटी का क्या है? रिकमेंडेशन था। भोर कमेटी के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था BCD याद रखना है। D का मतलब डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट का मतलब हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा नाम है भोर कमेटी को 1943 के अंदर आई थी और 1946 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना मुखर्जी की देन है। ए मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज नॉन एज द करतार सिंह कमेटी। मुखर्जी कमेटी नहीं है बच्चों, करतार सिंह कमेटी का है। ये क्या है? ये फॉल्स है। हीरालाल सही है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो मुखर्जी कमेटी है वो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के योजना वाला नहीं है। करतार सिंह कमेटी आल्सो नॉन एज द ए मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बच्चों इसको भी VVI के अंदर डालिएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है
कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना क्या होती है, किसने स्टार्ट की थी, उसके बारे में डिटेल से लिखिए। ये भी कमिटी इन द इंडिया मेरे YouTube के अंदर पूरा लिखा हुआ है बच्चों, वहां से पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा उसका PDF है, वो ऐप के अंदर डाउनलोड है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, और तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही।